नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ, प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम किया गया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के रूप में 1,85,00,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके लिए 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। वर्ष 2022 में 2016 के सापेक्ष डकैती में 80.13%, लूट में 61%, 61.51%, 4-5%, बलवा में 51.66% और रोड होल्ड अप में 100% की कमी आई है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय व आवासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माननीय महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए व प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। महोदया, आज निर्बाध बिजली की आपूर्ति से हमारा उत्तर प्रदेश रात में चांद सितारों जैसा झिलमिलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से किसान सम्मान निधि के सम्यक बजट प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान, उसका गांव, उसका खलिहान, उसका चौबारा बड़े शिद्दत के साथ मुस्कुराता है। नए यूनिफॉर्म में माननीय विधायक जी, समय पूरा हो गया है। अभी तो आप जब से बैठी नया समय जुड़ गया महोदया। नई यूनिफॉर्म में कॉपी किताबों से सुसज्जित बैग और नए आत्मविश्वास से नन्हे नन्हे पैरों में जब जूते मोजे पहनकर प्रदेश का बचपन बैग टांगकर स्कूल के लिए चलता है तो हमारे देश और प्रदेश का भविष्य खिलखिलाता है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान के अभियान के साथ जब उत्तर प्रदेश शंखनाद करता है तो सारी दुनिया पर हमारी सांस्कृतिक चेतना का जादू छा जाता है। लेकिन विपक्ष का काम तो केवल विरोध करना है और वो आपको करते भी रहना चाहिए। निकालते रहो मेरे किरदार में नुक्स, निकालते रहो मेरे किरदार में नुक्स, तुम नहीं होगे तो हमें तराशेगा। वास्तव में भाजपा के पूर्व की सरकार बड़े दावों और वादों के साथ आई थी। पूरे हुए वादे और अब है नए इरादे का नारा देने वाले घोषणा पत्र के अनगिनत दावों से और वादों से मुकर गए थे। तभी तो दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां अतुल भैया मुझे याद आती हैं कि कहां तो तय था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहां एक दिया भी मयस्सर नहीं था पूरे शहर के लिए। गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्यवाही के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में और PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तांतरण कराने में, इन सारी चीजों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश यहां भी पहले स्थान पर है। चिकित्सा संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले राज्य के रूप में भी देश प्रथम स्थान पर है। मान्यवर, आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, समय पूरा बिल्कुल मैडम, लास्ट लाइन है। मैं जानती हूँ, मैं अनुशासन में रहती हूँ, ये बात न होती तो शायद ये भी बात मेरी हो जाती। सबसे बड़ी बात, अपराधियों के हौसले पस्त करने में ये साथ देते हैं हमारा। अपराधियों के हौसले पस्त कर जंगल राज समाप्त करके योगी जी ने यूपी में कानून का राज कायम किया है। प्रदेश में प्रयागराज की घटना पर योगी जी का सीधा ऑर्डर, शुरू हो गया अपराधियों का इनकाउंटर। मिट्टी में मिलाने की जो शपथ उन्होंने ली थी इस पवित्र सदन के अंदर, वो आज दिखाई दे रही है। अभी तो एक का काम तमाम और बाकी का है इंतजाम। जहां तक क्षेत्र के लिए कुछ मांगने की बात है महोदया, तो सभी लोग मांगते हैं और मुझे लगता है बहुत कुछ सबको मिल रहा है। मांगने की कोई सीमा नहीं, मुझे पता है हम जब भी मांगेंगे हमारे उदार मुख्यमंत्री जी और उससे भी कहीं उदार, जिनके पास पूरा कोष है, आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं कोई एक दो चीज नहीं मांगूंगी, मैं जब जब मांगूंगी, आप सब जब जब मांगेंगे ये जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में अमृत काल में सर्वत्र अमृत बरसाने वाले अमृत बजट का अपनी विधानसभा और अपने प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप इसी प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में और ऊपर भी जाएं, लेकिन जब तक आप वित्त मंत्री हैं तब तक आप जो है हम लोगों की जो मांगे हैं अच्छी तरह से सब मिलकर मांगते हैं, उसे भी आप पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। माननीय विधायक अलका सिंह। विधायक अपने क्षेत्र का कुछ न कुछ विषय समस्या बजट पर रखना चाहता है। 5, 7, 3, 4 मिनट का भी समय मिल जाएगा तो एमएलए बहुत सारे रख लेंगे। अब हम एक घंटा, आधा घंटा एक व्यक्ति को आप बुलाएंगी तो यहाँ लगभग 100 एमएलए बैठे हुए हैं और सबको मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा इस समय पर यहाँ पे सदन में बैठे सारे लोगों का मत था कि और समय 10 मिनट, सभी लोग कहे उधर से बैठे, इधर के भी लोग उधर के भी लोग। माननीय महोदया, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। जैसा कि मेरी राज्यपाल एक बजट लेकर आई और मेरे मुख्य इस उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं उसी पर आकर बात करती हूँ। पिछले जब से ये सदन शुरू हुआ है तो बजट की यहाँ पर तमाम विपक्ष के सदस्यों की चर्चाओं को सुना, जिन्होंने ये बताया कि मेरी सरकार ने ये नहीं किया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो अब मैं यथार्थ की बात करती हूँ और यथार्थ की बात यह है कि जैसा कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी सरकार में ये हुआ, मेरी सरकार में ये हुआ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने विधानसभा की 2 छोटी रोडों का जिक्र करना चाहती हूँ। एक है पवाया से कटिहार फार्म एक रोड और दूसरी रोड है सिकरौरी से महिमा खेड़ा। ये रोडें 2-2 किलोमीटर की रोडें हैं जो बन जाती तो पवाया से कटिहार फार्म की अगर रोड बनती तो करीबन 60 गांव सीधा लखनऊ से जुड़ता, इनका जीवन यापन, इन बच्चों का जीवन यापन और तमाम मरीज जिन्हें दवाइयां समय पर मिल पाती। दूसरी रोड सिकरौरी से महिमा खेड़ा जो है, अगर ये रोड बन जाती तो यहाँ पर भी 70 गांव ऐसा है जिसको डायरेक्ट लखनऊ से जुड़ जाता है, यानी कुल मिला के 120 से 130 गांव ऐसे थे जो लखनऊ से जुड़ जाते। यदि पूर्व की सरकार ने काम किया, पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, तो क्यों नहीं मेरे क्षेत्र में ये दोनों रोडें बन पाई। इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को कि इन दोनों रोडों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तकरीबन 120 से 130 गाँव डायरेक्ट लखनऊ को जुड़ते हैं। मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो विधानसभा लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है और जो मेरा जिला है हरदोई, मेरी विधान से लगभग
60 से 70 किलोमीटर पुनः आगे पड़ता है, यानी मेरी विधानसभा लखनऊ और हरदोई के बीच में आती है। एक बड़ा दुखद मुद्दा है और वो है मरीजों का। मैं अपने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ मरीज किसी गंभीर दुर्घटना में आता है सीएचसी में, तो उसे रेफर हरदोई किया जाता है। और जो मेरी विधानसभा के आखिरी गांव है भटपुर या ब्लॉक भरावन के जो गांव है, वहां से 90 किलोमीटर पड़ता है मेरा जिला हरदोई जिला अस्पताल। 90 किलोमीटर एक गंभीर हालत में मरीज का जाना, और 90 किलोमीटर हरदोई से लखनऊ लगभग एवरेज 110 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि एक मरीज जो गंभीर हालत में होता है वो एक दिन में तकरीबन 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तब उसे ट्रीटमेंट मिल पाता है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि मरीज जो भी विधानसभा संडीला के हैं, बजाय जिला अस्पताल हरदोई रेफर करने के, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शासन की पॉलिसी है, उसे चेंज करते हुए यदि विधानसभा संडीला में कोई गंभीर हालत में है तो उसे बजाय जिला हरदोई रेफर करने के सीधा लखनऊ अस्पतालों में रेफर किया जाए। तीसरा मुद्दा मेरा है, अगर सरकार ने काम किया, जिला विधानसभा संडीला आपके जनप्रतिनिधि थे जिसे जिला बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी विधानसभा जहां पर मुंसिफ कोर्ट नहीं है, 90 किलोमीटर तक लोगों को अपनी यदि गंभीर अवस्था में कोई मरीज है तो उसे ट्रैवल करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, और पुनः हरदोई से लखनऊ तकरीबन 110 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर एक दिन में आता है। संडीला को जिला बनाने के लिए पूर्व की सरकार में क्या किया गया? मैं इस सदन के माध्यम से और अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को कि मेरी विधानसभा संडीला को जिला बनाने की घोषणा की जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा हरदोई और लखनऊ के मध्य है, जहां पे बड़ी समस्याएं हैं, मुंसिफ कोर्ट नहीं है, छोटे छोटे अपने निपटारों के लिए मेरी विधानसभा के लोगों को 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसान जो दिन में एक 300-400 रुपए जो दिहाड़ी कमाते हैं, यदि वो किसी काम के लिए हरदोई जाते हैं तो पूरा दिन खराब होता है और 300 से 400 रुपए उनका लगता है। इसलिए मुंसिफ कोर्ट की स्थापना और विधानसभा संडीला को जिला बनाए जाने की मांग भी करती हूँ। अब आती हूँ एक विशेष मुद्दे पर। बड़ी बात हो रही थी, पिछड़ों की बात हो रही थी। मैं अलका सिंह अर्कवंशी पुनः कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे समाज से आई हूँ, 70 सालों तक मेरे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अर्कवंशी समाज लगभग 70 लाख की आबादी है इस पूरे उत्तर प्रदेश में। माननीय नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहती हूँ, मेरे लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या आपने ब्लॉक प्रमुखी का भी टिकट दिया हमारे लोगों को? नहीं दिया। 70 साल तक मेरा समाज संघर्ष कर रहा था, और अगर मेरे समाज को प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं मोदी जी ने क्या किया, तो मैं बताती हूँ। सीधी समाज को आप जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहती हूँ कि सीधी समाज अफ्रीका से आए वो लोग हैं जिन्हें दास्ता के लिए हिंदुस्तान लाया गया, और ये हमारे देश में सालों से लगभग 100-150 सालों से पहले रह रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने उस समाज से प्रतिनिधित्व दिया है और एमएलए बनाया है। पढ़कर देखिए, ये कर रही है मेरी सरकार। जब आपने एक तथाकथित क्रिकेटर के फिल्म स्टार पुत्र को महज इसलिए कि वो फिल्म स्टार का एक क्रिकेटर का पुत्र और फिल्म स्टार से भारत के श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा, वहां आज हमारी सरकार जो देश के वरिष्ठ सम्मान है उन्हें आदिवासियों को जन जन तक पहुंचा रही है। यह है मोदी की पिछड़ों के प्रति सोच, दलितों के प्रति सोच। आप बात करते हैं दलितों की एक बेटी, जब माननीय विधायक जी 5 मिनट, दलितों की एक बेटी पहली बार दलितों की एक बेटी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, और मीडिया, इस पूरे उत्तर प्रदेश का मीडिया गवाह था, भारतीय जनता पार्टी और शासन सत्ता में बैठे लोग गवाह थे कि उसके साथ कितनी जघन्यता करने की कोशिश की गई। मैं बात कर रही हूँ सुश्री मायावती जी की। पक्ष विपक्ष हो सकता है, क्यों, कैसे एक दलित महिला बैठ गई सिंहासन पर, कैसे वो शासन सत्ता चला सकती है? आज वो लोग बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता, न्याय की बात पर आती हूँ। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की कह रही थी कि महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया। आपको नाम एक याद है, नाम है शालिनी खन्ना। मैं चली गई आराधना मिश्रा मोना जी, मैं पूछती कि क्या शालिनी खन्ना नाम याद है? आपको याद नहीं होगा। इस सदन के माध्यम से और सबको विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष और उन लोगों को बताना चाहती, शालिनी खन्ना नाम है वायु सैनिक। हमारे देश में हजारों लोग बलिदान हुए, विशेष रूप से आर्मी के लोग, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। रवि खन्ना नाम था
वायुसेना कर्मिका जिसे आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, शालिनी खन्ना उनकी विधवा। 2 मासूम बच्चों का बचपन, लगभग 3-4 साल के उसके मासूम बच्चे थे, उस महिला की आज बूढ़ी हो गई है। कहां थी आपकी सरकार? आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला थी। आप न्याय की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, और यह है मेरी सरकार की माननीय अधिष्ठाता महोदय। 32 साल बाद उस महिला को तो भूल गई थी कि उसका पति गोलियों से मारा था कश्मीर में। वो महिला भूल गई थी कि उसे न्याय मिल पाएगा। सोचिए, जिस युवा उम्र में, शायद वो 30-32 साल की थी, आज वो मुझे लगता है 60+ है। श्रीमती शालिनी खन्ना की बात कर रही हूं। आतंकवादियों ने गोलियों से मार दिया था। 2 मासूम बच्चे, उनके सर से बाप का साया खींच लिया गया था, और जिन्होंने मारा उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय पर बिठाकर चाय पिलाई जाती थी, फोटो सेशन होते थे। आप पूछ रही हैं 32 साल लग गए एक पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला थी। और मेरी